नमस्कार, मैं सुशील सिंह घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए बिहार तथ्यशास्त्र 2025 के जियोग्राफी या भूगोल सेगमेंट में हम लोग चलते हैं। ठीक है, जियोग्राफी देखते हैं, बिहार का भूगोल। आइए देखते हैं। देख लीजिए 17वीं जो है बीपीएससी के दृष्टिकोण से बिहार का भूगोल अति महत्वपूर्ण खंड है। आज की वीडियोस में हम इसी खंड की चर्चा करेंगे। ठीक है, वीडियोस की शुरुआत करें उससे पहले एक चीज आप जान लीजिए कि भूगोल एक अवधारणात्मक विषय है। ठीक है, आपको पता ही है कि भूगोल एक अवधारणा संबंधित है, उसे आपको समझना होगा मैपिंग इन सब माध्यमों से, जिसको समझने के लिए आपको तथ्यों और अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट दोनों ही दृष्टिकोण से स्वयं को तैयार करना होगा। आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे तथ्य और अवधारणा दोनों को ही साथ लेके चलना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका मैप, बिहार का मैप, इसे आप देख लीजिए। यह ईस्ट चंपारण आपको दिख रहा है, इधर किशनगंज आपको दिख रहा है। ठीक है, आपसे पूछा भी जाता है, पूर्वी पश्चिमी तमाम प्रकार के चीज़ों की जानकारी आपसे ली जाती है, तो आप इसे देख सकते हैं। और ये यूपी से सटे जिले हैं ईस्ट। ठीक है, वेस्ट चंपारण हो गया, गोपालगंज हो गया, सीवान हो गया, सारण हो गया। ठीक है, और बक्सर है। ठीक है, कैमूर है। ठीक है, तो ये सब यूपी से सटे जिले हैं। इसे भी आप, ये है भोजपुर है। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान रखिए। ठीक है, यहाँ मैच करने के लिए आपसे पूछ सकता है उत्तर दक्षिण। ठीक है, तो ये चीजें, रोहतास है जी, और इधर बंगाल से सटे हुए जिले आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको दिख जाएंगे। ये है बांका है, भागलपुर है, कटिहार है, किशनगंज है, ये सब चीज़ें, और ये पूर्णिया भी यहाँ पे है। ठीक है, तो ये सब मैच करने के लिए आपसे तो खूब बढ़िया से आप देख लीजिए कि कहाँ पे कौन दे। मुजफ्फरपुर है, लीचियों के लिए फेमस है। ठीक है, तो तमाम इस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे। पटना है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय, इतिहास में आपने पढ़ा होगा, कुमारगुप्त प्रथम द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये सब चीजें आप एक बार मैपिंग देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग सारे सवाल आप देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए बिहार, सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार के भौगोलिक विस्तार के बारे में। ठीक है, तो ये जो भौगोलिक विस्तार इसका है, अमूमन आप देखते हैं कि भौगोलिक इसका विस्तार है 83 ठीक है डिग्री जो है इसका, और 19 मिनट 50 सेकंड पूर्व से, और 88 डिग्री 17 मिनट 40 मिनट पूर्व देशांतर की मध्य है। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि जैसे अगर एक ग्लोब ले लिया जाए, इस तरह से ग्लोब आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अक्षांश देशांतर इक्वेटर ले लिया जाए, तो यहाँ पे आप भारत की स्थिति लगभग पूर्व वाले सेगमेंट में पड़ेगी, वहाँ पे बिहार है। उसकी स्थिति क्या है, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्व से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्व देशांतर की मध्य स्थित है, तथा 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। इसे आप देख लीजिए, ये हो गया आपके लिए फॉर्मल जानकारी। ठीक है, उल्लेखनीय है कि भारत के पूर्वी भाग में अवस्थित बिहार का क्षेत्रफल जो है 19,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, भारत के पूर्वी भाग में अवस्थित जो बिहार है उसका क्षेत्रफल कितना है, 19,163 वर्ग किलोमीटर, जिसका देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में लगभग 2.86% हिस्सा है। ठीक है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट कि इसका पूरा क्षेत्रफल कितना है, 19,163 वर्ग किलोमीटर। ये भारत में कुल कितने प्रतिशत हिस्सा बैठता है, ये 2.86% हिस्सा इसका आता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 12वां राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य है, 12वां राज्य है। और क्षेत्रफल कितना है पूरे देश में, बिहार का क्षेत्रफल कितना माना जाता है, लगभग कितना हिस्सा है, 2.86 अभी आपने पढ़ा। और बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 12वां हिस्सा है। किन कंडीशनों में, जो जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन के पश्चात सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य है ना। ठीक है, बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 12वां, ठीक है, ये जम्मू एंड कश्मीर का पुनर्गठन हुआ, 12वां सबसे बड़ा राज्य है ना।
तो ये ध्यान रखिएगा 12वें नंबर पे आता है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समग्र रूप से 13वां। ठीक है, अगर केंद्र शासित प्रदेश भी जोड़ दिया जा रहा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लद्दाख, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश आ गया, जिससे इसका स्थान हो जाता है 13वां। ठीक, तो आप ये देख रहे हैं कि सभी भारत के सभी राज्यों में इसका स्थान क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कितना भैया, 12 है। ठीक है, 12वां है। अगर केंद्र शासित प्रदेशों को भी ले लिया जा रहा है लद्दाख ऐड करके, तो इसका स्थान क्या हो जा रहा है, 13वां। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए ना आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं बिहार के भू आकृति विभाजन को लेकर। बिहार को मुख्यतः 3 भू आकृति प्रदेशों में बांटा जा सकता है। कितने भू आकृति प्रदेशों में, 3 भू आकृति प्रदेशों में बांटा जा सकता है। ठीक है, शिवालिक श्रेणी, बिहार का मैदान और दक्षिणी पठारी क्षेत्र। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए, अभी आपने मैप देखा, एक तो शिवालिक श्रेणी है, ठीक है, दूसरा बिहार का मैदानी भाग है, और तीसरा है वो छोटा नागपुर वगैरह आप देख रहे हैं कि दक्षिणी पठारी भाग क्षेत्र। ठीक है, तो पठारी भाग है। ठीक है, ये 3 श्रेणी में बांटा जा सकता है। तो बिहार को मुख्यतः 3 भू आकृति प्रदेशों में बांटा जा सकता है। पूछा जाएगा आपसे कौन कौन से हैं, शिवालिक श्रेणी, बिहार का मैदान और दक्षिणी पठारी क्षेत्र। आगे देखते हैं बिहार की सोमेश्वर, ठीक है, या सोमेश्वर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी का निर्माण एक ही काल प्लास्टोसीन काल में हुआ। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हिमालय की एक श्रेणी जो शिवालिक श्रेणी है, इसका उद्भव कब हो रहा है, प्लास्टोसीन काल में हो रहा है। ठीक है, तो बिहार की एक सोमेश्वर श्रेणी है तथा शिवालिक श्रेणी का निर्माण एक ही काल में हुआ है, और वो है प्लास्टोसीन काल। ठीक जी, जैसा आप पढ़ते होंगे, ठीक है, कि तिब्बत वाली प्लेट, ठीक है, गोंडवाना लैंड आपस में लड़ता है, और यहाँ पे एक तिथि सागर होता है। जब 2 प्लेटें लड़ती हैं तो हिमालय का उत्थान होता है, और फिर मलबा से, ठीक है, ये मैदानी भाग का निर्माण होता है। ये सब चीज़ आप जानते होंगे, बट ये चीज़ जो कंटेंट है इसे आपको ध्यान रखना होगा कि सोमेश्वर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी, ठीक है, इस एक ही काल में इसका निर्माण है, ये है प्लास्टोसीन काल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। शिवालिक श्रेणी का विस्तार बिहार में पश्चिमी चंपारण के उत्तरी भाग में है। ठीक है, शिवालिक श्रेणी का विस्तार कहां है, ये बिहार के पश्चिमी चंपारण के उत्तरी भाग में है। ठीक, अभी अभी आपने देखा पश्चिमी चंपारण की अवस्थिति क्या थी, ये उत्तर प्रदेश से सटा हुआ जिला हुआ है। ठीक है, और वहां पे शिवालिक श्रेणी का विस्तार पाया जाता है। इसे रामनगर दून, ध्यान रखिएगा, रामनगर दून सोमेश्वर श्रेणी हरहा घाटी के रूप में उपविभाजित किया जा सकता है। ठीक, जो शिवालिक श्रेणी है, और कहां पे भैया, पश्चिमी चंपारण। अभी अभी आपने पढ़ा पश्चिमी चंपारण यूपी से सटे हुए एरिया में है। यहां पे शिवालिक श्रेणी का विस्तार है, जिसे 3 सेगमेंट में बांटा जा सकता है, रामनगर दून, और आप देख रहे हैं सोमेश्वर श्रेणी, और हरहा घाटी के रूप में उपविभाजित किया जा सकता है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए, तो रामनगर दून कहां पे है, ठीक है, पूछा जाएगा, तो आप ध्यान रखिए पश्चिमी चंपारण के आसपास, है ना। चलिए, विदित हो कि सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार पश्चिमी चंपारण जिले में है, जिसकी सर्वोच्च चोटी फोर्ट सोमेश्वर 880 मीटर लगभग, ठीक है, यह 2884 फीट ऊंची है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए कि जो सोमेश्वर श्रेणी है, इसका विस्तार पश्चिमी चंपारण जिले में है। ठीक है, जिसकी सर्वोच्च चोटी क्या है, फोर्ट सोमेश्वर, जो 880 मीटर ऊंचाई पे है, जैसे 2884 फीट ऊंची मानी गई है। ठीक है, और ये किसके भाग हैं, ये शिवालिक श्रेणी के उप विभाजित भाग हैं, जिसमें रामनगर दून आपने पढ़ा, सोमेश्वर श्रेणी पढ़ा, और हरहा घाटी के रूप में इसे उप विभाजित किया गया है। और इसी में से सोमेश्वर घाटी श्रेणी से पूछा गया है, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो आप बताएंगे फोर्ट सोमेश्वर 880 मीटर या 2884 फीट। ठीक है, ये चीज तो ये ध्यान रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। दर्रों के संदर्भ में चर्चा करें तो इस क्षेत्र में सोमेश्वर, भिखानाठोरी, ठीक है, भिखनाठोरी और कापन तथा हरहा प्रमुख दर्रे हैं, जिनसे भारत और नेपाल के बीच संपर्क मार्ग बनता है। तो भारत और नेपाल के बीच जो संपर्क
मार्ग जो बनता है इनसे बनता है, किन किन चीजों से? दर्रे याद देख लीजिए, सोमेश्वर और भीखना ठोरी और कापन, जी कापन और हरहा, ये है प्रमुख दर्रा है जिससे भारत नेपाल के बीच में संपर्क मार्ग बनता है। तो बिहार से संबंधित, बिहार से नेपाल जाने वाले रास्तों में जो दर्रे हैं, ठीक है, जो बिहार और नेपाल के बीच में दर्रे हैं वो आप देख सकते हैं, सोमेश्वर है, भीखना ठोरी है, कापन है, हरहा है, ये प्रमुख दर्रे हैं, ठीक है, इसे याद रखिएगा। आइए बिहार के मैदान के बारे में देखते हैं। बिहार के मैदान को दो भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है, बिहार के मैदान को दो भागों में बांटा जा सकता है। किन किन सेगमेंट में? गंगा का उत्तरी मैदान तथा गंगा का दक्षिणी मैदान, ठीक है। तो बिहार का जो मैदानी भाग है वस्तुतः दो भागों में बांटा जा सकता है, ये है गंगा का उत्तरी मैदान एवं गंगा का दक्षिणी मैदान, ठीक है, ये हो गया। और गंगा का जो मैदान है, ठीक है, गंगा के मैदान का जो क्षेत्रफल है ये 90,650 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 90.27% है, सॉरी 96.27%, मतलब 96.27% है, ठीक है, यहां ध्यान रखिएगा, 90 निकल गया हमारे मुंह से, ठीक है, 96.27% है, ध्यान रखिएगा जी। यह मैदान उत्तर में शिवालिक श्रेणी से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर पठार तक फैला हुआ है, ठीक है। भूगर्भिक दृष्टि से यह मैदान अग्र गंभीर, ठीक है, फॉर डीप है, ठीक है, अग्र गंभीर माना जाता है, ठीक है जी। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि इस शिवालिक श्रेणी से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर पठार तक ये फैला हुआ है और भूगर्भिक दृष्टि से यह मैदान अग्र गंभीर माना जाता है, ठीक है, ये है फॉर डीप कहा गया इसे, अग्र गंभीर, ध्यान रखिएगा। तो अभी अभी आपने देखा गंगा घाटी का जो मैदान है, ये मैदान जो बिहार का है दो भागों में बांटा गया है, दक्षिणी गंगा घाटी, गंगा घाटी का मैदान और दक्षिणी भाग का मैदान, ठीक है, इसे अग्र गंभीर कहा गया। इसका एरिया क्या है? आप बिहार इस तरह से आपने देखा जो, तो ये वाला पश्चिमी चंपारण है, ठीक है, और इधर आप छोटा नागपुर पठार आप देख रहे हैं, तो यहां शिवालिक रेंज है, ठीक है, शिवालिक श्रेणी, और यहां पे छोटा नागपुर पठार है, इन्हीं के बीच में इसके मैदानी भाग का डिवीजन किया गया। तो ध्यान रखिएगा, यही बता रहा, और इसे अग्र गंभीर श्रेणी में रखा गया, ठीक है, कहा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा का उत्तरी मैदान गंगा में उत्तर दिशा से मिलने वाली सहायक नदियों के अवक्षेप से बना है। गंगा का जो उत्तरी मैदान गंगा में उत्तर दिशा से मिलने वाली सहायक नदियों के अवक्षेप से बना है, जबकि गंगा का दक्षिणी मैदान गंगा के दक्षिण दिशा से मिलने वाली सहायक नदियों के अवक्षेप से बना हुआ है, ठीक है। तो आपने देखा कि जो गंगा का हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं उत्तर से उत्तरी मैदान का निर्माण करती हैं, और इधर आप देख रहे हैं लगभग अमरकंटक और यहाँ से बहुत सारी नदियां यहाँ से भी बिहार की तरफ जाती हैं, ठीक है, तो यहाँ से जो है दक्षिणी मैदान का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, आप ये देख लीजिए, जबकि दक्षिणी गंगा का मैदान जो है दक्षिण दिशा से मिलने वाली सहायक नदियां जो है ये इसका निर्माण कर रही हैं। चलिए उत्तरी मैदान का विस्तार पश्चिम एवं पूर्वी चंपारण, तराई क्षेत्र, समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा, कटिहार आदि जिलों में है, ठीक है। तो उत्तरी मैदान का जो विस्तार है कहां कहां पे है? ये है पश्चिम एवं पूर्वी चंपारण, ठीक है, मतलब चंपारण जिला दो भागों में है, पश्चिमी एवं पूर्वी चंपारण, तराई क्षेत्र हो गया, समस्तीपुर हो गया, बेगूसराय हो गया, सहरसा, कटिहार आदि जिलों में उत्तरी मैदान का विस्तार पाया जाता है, ठीक है, ये चीज हो गया। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूभाग पाया जाता है, जिसे चौर या मन कहा जाता है, चौर या मन कहा जाता है। ये वस्तुतः चौर या मन क्या है? जलमग्न निम्न भूभाग, ठीक है,
उत्तरी गंगा के मैदान। ठीक, ये हो गया। चौर का प्रमुख उदाहरण पश्चिम चंपारण का लखनी चौर और पूर्वी चंपारण का बहादुरपुर एवं सुंदरपुर चौर आदि है। ठीक है, जो दलदली टाइप की भूमि होती हैं, नम भूमि मानी जाती हैं, नम भूमि। ठीक है, कहां कहां पे है? ये चंपारण जिला में है। आप देख रहे हैं लखनी चौर पूछा जाएगा या बहादुरपुर या सुंदरपुर चौर कहां पे है, तो आप बता सकते हैं ये चौर चंपारण, पश्चिमी चंपारण का है। ठीक है, ये चीज। पूर्वी चंपारण में बहादुरपुर और सुंदरपुर चौर है। चौर या मन किसे कहा जाता है? जल मग्न निम्न भूमि को या भूभाग को। ठीक है, ये चीज। आगे बढ़ते हम लोग। दक्षिणी मैदान गया, राजगीर, गिरियक, बराबर, खड़गपुर, शेखपुरा, जमालपुर, बिहार शरीफ आदि पहाड़ियों से घिरा त्रिभुजाकार मैदान है। ठीक है, तो ये चीज आप देख लीजिए। जैसे आपने देखा कि मैदान बिहार में दो भागों में डिवाइड है। ठीक है, उत्तरी गंगा घाटी का मैदान और दक्षिणी गंगा घाटी का मैदान। ठीक है, तो आप उत्तरी गंगा घाटी के मैदान के जिले को अगर याद कर लेते हैं तो बाकी जिले लगभग क्षेत्र जो है दक्षिणी घाटी गंगा के मैदान की तरफ दिखाई देंगे। जैसे आपने देखा गया, राजगीर, गिरियक, बराबर की पहाड़ी, ठीक है, बराबर है, और खड़गपुर, शेखपुरा, जमालपुर, बिहार शरीफ आदि पहाड़ियों से घिरा त्रिभुजाकार मैदान है, जहां पे, ठीक है, दक्षिणी गंगा घाटी का मैदान पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। विदित हो कि इस क्षेत्र में टाल निम्न भूमि, ठीक है, इसे टाल कहा गया है। जो निम्न भूमि है क्षेत्र पाए जाते हैं जिसका विस्तार पटना से लखीसराय तक है। कहां से कहां तक? पटना से लखीसराय तक टाल पाए जाते हैं, निम्न भूमि पाई जाती है। ठीक है, इस टाल क्षेत्र में बढ़िया एवं मोकामा टाल क्षेत्र प्रसिद्ध है। ठीक है, बढ़िया एवं मोकामा टाल क्षेत्र प्रसिद्ध है, इसे आप ध्यान रखिएगा। टाल क्षेत्र कहां पाए जाते हैं? दक्षिणी गंगा घाटी के मैदान में। जी, तो आपने अभी देखा कि पटना से लखीसराय तक इसका टाल का क्षेत्र कहां से कहां तक है? पटना से लखीसराय तक। ठीक है, और प्रसिद्ध टाल आपने क्षेत्र भी देखा, बहड़िया, ठीक है, बढ़िया और मोकामा टाल, ठीक है, प्रसिद्ध है। गंगा के मैदान में बाढ़ क्षेत्र में बनने वाले विशिष्ट आकृति क्षेत्र दियारा भूमि कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। आप देखते हैं वहां पे बाढ़ बहुत आती है और बाढ़ में जो भूमि आकृति बनती है उसे क्या कहा जाता है? दियारा भूमि। आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तरी गंगा मैदान में चौर, निम्न भूमि एवं मन, गोखुर झील, ठीक है, मन, गोखुर झील की आकृतियां पाई जाती हैं। अभी अभी आपने देखा कि उत्तरी गंगा घाटी मैदान के क्षेत्र में जो निम्न भूमियां हैं, ठीक है, वो आप देख रहे हैं चौर हैं और मन है, जिसे गोखुर झील के तौर पे कहा जाता है। ठीक है, पाई जाती हैं, अभी आपने चर्चा किया। आइए हम लोग बात करते हैं बिहार के दक्षिणी पठारी क्षेत्र के बारे में। ठीक है, यहां देख लेते हैं। दक्षिणी पठारी क्षेत्र पश्चिम में कैमूर से लेकर पूर्व में बांका तक। कहां से कहां तक दक्षिणी पठारी क्षेत्र का, ठीक है, क्षेत्रफल दिखता है, क्षेत्र दिखता है? कैमूर की पहाड़ी से लेकर बांका तक विस्तृत है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। कैमूर उत्तर प्रदेश से सटा हुआ जिला है। ठीक है, उधर बांका पश्चिम बंगाल तक देख रहे हैं दक्षिण में, तो यहां के बीच में ये दक्षिणी पठारी क्षेत्र आता है। यह नीस, शिस्ट और ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है, किससे किससे? यह नीस, शिस्ट और ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। इसके अंतर्गत रोहतास एवं कैमूर जिले में कैमूर का पठार है, जहां बलुआ पत्थर मिलते हैं। ठीक है, तो यहां इसके अंतर्गत रोहतासगढ़, ठीक है, रोहतास एवं कैमूर जिले में कैमूर का पठार है, जहां पे बलुआ पत्थर मिलते हैं। मैपिंग हमेशा ध्यान रखिए और चीजें आसान हो जाएंगी। गया, मंदार, बराबर और जेबियन की पहाड़ियां, राजगीर और शेखपुरा पहाड़ियां, बिहार शरीफ, मुंगेर और जमालपुर की पहाड़ियां भी इसमें शामिल हैं। ठीक है,
तो ये पूछा गया है। ठीक है, बराबर की पहाड़ी बहुत चर्चा में रहती है क्योंकि यहीं पे सम्राट अशोक द्वारा जो है आजीविकों को गुफा दान दिया गया है। ठीक है, तो ये बराबर ऐतिहासिक है। आप देख सकते हैं मंदार, ठीक है, और जेबियन की पहाड़ियां आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, शेखपुरा की पहाड़ियां, ये सब इंपॉर्टेंट है, बिहार शरीफ, ये सब तो पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, बट शेखपुरा की पहाड़ियां, जेबियन की पहाड़ियां, बराबर की, ठीक है, पहाड़ी, ये सब जो है इसके अंतर्गत आती है। तो इसे आप एक बार देख लीजिएगा। सोन नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है। बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है सोन नदी के बारे में। ठीक है, जो कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है, सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं सोन नदी। ठीक है, इसे याद रखिएगा जी। बिहार की प्रमुख नदियां, आइए देख लेते हैं। कई महत्वपूर्ण नदियों का अस्तित्व बिहार में देखने को मिलता है। बीपीएससी की परीक्षाओं में नदियों से संबंधित कुछ प्रश्न तो प्रत्यक्ष पूछे जाते हैं, तो वहीं कुछ प्रश्न अप्रत्यक्ष। आइए बिहार की नदियों की चर्चा करते हैं जी। तो ये आप देख लीजिए, ठीक है, नदियों से संबंधित आपके बिहार स्पेशल में क्वेश्चन आएंगे, तो यहां हम लोग देख लेते हैं। बिहार में लगभग 3.82 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जल का विस्तार है। जल का विस्तार है जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में लगभग 4.1% हिस्सा है। ठीक है, बिहार में लगभग 3.82 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जल का विस्तार पाया जाता है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में लगभग 4.1% हिस्सा माना जाता है। ठीक है, तो ये आंकड़ा है, इसे आप ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में सीमा कौन कौन सी नदी बनाती है, आइए देख लेते हैं। कर्मनाशा नदी, गंडक नदी, ठीक है, घाघरा नदियां उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य सीमा रेखा निर्धारित करती हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इस गंडक को आप देख रहे हैं, जब वैदिक काल पढ़ते हैं वहां पे इसका नाम है सदा नीरा है। ठीक है, सदा नीरा है नदी, वैदिक काल में इसी को कहा जाता है। और सदा नीरा के बारे में सप्तक ब्राह्मण में लेख भी है कि आप राजा विधेय माधव आगे बढ़ते हैं अग्नि प्रज्वलित करके और यहां तक आते हैं सदा नीरा नदी तक। ठीक है, तो ये वैदिक काल का प्रसंग है। गंडक जो उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में सीमा रेखा है। ठीक है, और ये इसके माध्यम से पता चलता आर्य उत्तर वैदिक काल में यहां तक पहुंच चुके थे। और यही कर्मनाशा नदी भी है और घाघरा नदी भी, ये 3 नदियां हैं। इसमें से आपसे कोई एक नई अलग से नदी दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन नदी नहीं है जो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पे बनाती हुई या सीमा पे दिखाई देती है। तो आप ये देखिए यह कौन कौन सी नदी जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में सीमा बनाती है, तो यहां से आप बता सकते हैं कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदी। ठीक है, इसे याद रखिएगा। ये 3 नदी हो गई, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। आगे बढ़ते हम लोग। उत्तर प्रदेश बिहार के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करती है। उल्लेखनीय है कि बिहार की सीमा में बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी गंगा है। ठीक है, बिल्कुल, यह गंगा में भोजपुर और सारण जिले, यह बिहार में भोजपुर और सारण जिले के मध्य सीमा बनाती हुई प्रवेश करती है। गंगा की सहायक नदियों में गंडक, सोन, पुनपुन, घाघरा, कोसी, महानंदा इत्यादि प्रमुख हैं। तो ध्यान रखिएगा कि पूछा जाएगा आपसे कि गंगा ये बिहार में जो इंटर करती है, ये भोजपुर और सारण जिलों के मध्य सीमा बनाती हुई प्रवेश करती है। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाए क्योंकि गंगा नदियों जो उत्तरी मैदान है वो गंगा नदी की सहायक नदियां इसी से बने हुए सारे मैदान हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब के। तो बिहार में इंटर जब गंगा करती है तो कहां से? भोजपुर और सारण जिलों के मध्य सीमा बनाती हुई प्रवेश करती है। और गंगा की जो सहायक नदी है यहाँ पे कौन कौन है? गंडक है, सोन है, पुनपुन है, घाघरा है और कोसी, महानंदा इत्यादि प्रमुख नदी हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं गंडक नदी के बारे में। गंडक नदी अन्नपूर्णा पहाड़ी से, पहले तो यही देख लीजिए कि गंडक नदी का उद्गम स्थल कहां पे है? अन्नपूर्णा पहाड़ियों से। ठीक है, से निकलकर गंडक नदी नेपाल होते हुए उत्तर बिहार के हाजीपुर, सोनपुर नामक नगरों से बहती हुई मुजफ्फरपुर तथा सारण जिलों की सीमा बनाती हुई गंगा में मिल जाती है।
ठीक है। तो काफी क्वेश्चन छुपे हुए यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। गंडक नदी कहां से निकल रही है? अन्नपूर्णा की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। और ये नेपाल होते हुए उत्तर बिहार के हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट और सोनपुर नामक नगरों से बहती हुई मुजफ्फरपुर, सारण जिलों में की सीमा बनाती हुई गंगा में मिल जाती है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि गंडक नदी किसके किसके बीच सीमा बना रही है या कौन कौन से जिलों के बीच में है सीमा बनाती हुई। तो इधर देखिए सारण है, ठीक है, और मुजफ्फरपुर की सीमा बनाती हुई, ठीक है। तो ये हो गया। और सोमेश्वर की पहाड़ी, अभी आपने पढ़ा, सोमेश्वर की पहाड़ी से निकली बूढ़ी गंडक पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों में बहती हुई खगड़िया में गंगा में मिल जाती है, ठीक है। तो सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकली जो बूढ़ी गंडक है, ये कहां से निकल रही, पहले यही देख लीजिए कि बूढ़ी गंडक कहां से निकल रही है, सोमेश्वर की पहाड़ी से, और गंडक नदी कहां से निकल रही है, अन्नपूर्णा की पहाड़ी से, ठीक है। ये हो गया। और बूढ़ी गंडक जो है ये पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिलों से बहती हुई खगड़िया में गंगा में मिल जाती है, ठीक है। ये चीज हो गया आपको। इससे गंगा की सात धाराओं में से एक मानी जाने वाली गंडक नदी का प्रतिरूप माना जाता है, ठीक है। गंगा की 7 धाराओं में से एक मानी जाने वाली गंडक की नदी का प्रतिरूप माना जाता है। इसे शुरुआत में सिकराना नदी के नाम से, ठीक है, भी जानते थे। तो ये ध्यान रखिएगा, सिकराना नदी के नाम से भी जाना जाता था, ठीक। हाँ जी। बाणगंगा, हरहा, मनियारी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, ठीक है। बाणगंगा, हरहा, मनियारी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। आइए कोसी नदी के बारे में, जो बिहार के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। नेपाल के सप्तकोशी से निकलने वाली, कहां से? कोसी नदी का उद्गम कहां से है? नेपाल के सप्तकोशी से निकलने वाली कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। पहला क्वेश्चन, ठीक है। मार्ग बदलने के लिए कौन जानी जाती है? तो कोसी नदी, और ये नेपाल के सप्तकोशी से निकल रही है, ठीक है जी। इसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो कौन सी नदी है जो बिहार में शोक के रूप में जानी जाती है? वो है कोसी नदी, ठीक है। बिहार का अभिशाप इसे कहा गया है। कहते हैं यह गंगा से मिलने के पूर्व स्वयं डेल्टा बनाती है, ठीक है। यह भी ध्यान रखिएगा, एस्चुरी और डेल्टा आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये डेल्टा बनाती है गंगा से मिलने के पूर्व, ठीक है। और इसे बिहार का अभिशाप, बिहार का शोक, ठीक है, और मार्ग बदलने के लिए कुख्यात मानी जाती है। इसका उद्गम स्थल कहां पे है? नेपाल के सप्तकोशी से, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। सोन नदी के बारे में आइए देख लेते हैं। अमरकंटक से निकलकर सोन नदी झारखंड के पलामू तथा बिहार के रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर और पटना जिले की सीमा बनाती हुई, ठीक है, सीमा बनाती हुई पटना के निकट गंगा में मिल जाती है, ठीक है। तो देख लीजिए, सोन नदी कहां से निकल रही है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकल रही है सोन नदी, और झारखंड के पलामू तथा बिहार के रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर और पटना जिले की सीमा बनाती हुई पटना के निकट गंगा में मिल जाती है, ठीक है। जी, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। आइए फल्गु नदी के बीच में बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। फल्गु नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और गया के निकट इसका विशाल पाट है, ठीक है। गया के निकट इसका विशाल पाट है। ये थी, यह ध्यान रखिएगा। फल्गु नदी इंपॉर्टेंट है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, क्योंकि बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में, निरंजना नदी की सहायक फल्गु नदी के तट पे, ठीक है। कुछ इस तरह से फल्गु नदी का भी जिक्र है वहां पे, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, बिहार की प्रमुख झीलें हैं, आइए इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। बिहार में की प्रमुख झीलें कौन कौन सी है? बिहार के बेगूसराय में कांवर झील, एशिया की सबसे बड़ी शुद्ध
जल आर्द्र भूमि स्थल की झील है। ठीक है, तो एशिया की सबसे बड़ी शुद्ध ठीक है, सबसे बड़ी शुद्ध जल की झील जो है कौन सी है? कांवर झील मानी जाती। कहां पे है? बिहार के बेगूसराय में है। ठीक है, तो कांवर झील की अवस्थिति कहां है? बेगूसराय में। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी शुद्ध, ठीक है, जल वाली झील है। ठीक है, आर्द्र भूमि। आप जानते हैं, अभी अभी आपने पढ़ा कि उत्तरी गंगा घाटी के मैदान के क्षेत्र जो हैं वो क्या है? नम भूमियों के लिए जाने जाते हैं, और उनमें कांवर झील जो है बेगूसराय जिले में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। काबर ताल, ये है काबर झील या काबर ताल आप कह सकते हैं। ठीक है, को जुलाई 2020 में रामसर आर्द्र भूमि स्थल के रूप में घोषित किया गया है। यह 26.20 या 20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। तो आप देख रहे हैं रामसर साइट जो है आर्द्र भूमियों के लिए, ठीक है, रामसर एक बड़ी साइट है, वर्ल्ड स्तर पे जो है नामित होता है मामला। तो काबर ताल है जो रामसर आर्द्र भूमि स्थल के रूप में घोषित किया गया है। आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कब? जुलाई 2020 में। ठीक है, काबर ताल, ये ध्यान रखिएगा, या काबर झील, और इसका क्षेत्रफल क्या है? 26.20 वर्ग किलोमीटर। आइए देख लेते हैं बिहार में जो सिंचाई के साधन हैं उसके बारे में। बिहार के कुल जल क्षेत्र 3.82 लाख हेक्टेयर हैं। ठीक है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 4.1% है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बिहार के कुल जल क्षेत्र 3.82 लाख हेक्टेयर हैं, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 4.1% माना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बिहार में पिछले 10 वर्षों के दौरान सकल सिंचित क्षेत्र में लगातार वृद्धि हुई है। ठीक है, अब यहां आपसे तुरंत पूछेगा वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, इस पे ध्यान रखिएगा कि सकल सिंचित क्षेत्र जो है ये लगातार वृद्धि दर्ज कर रहा है। ठीक है, कुल सिंचित क्षेत्र वर्ष 2017-18 में 54.14 लाख हेक्टेयर था, जो वर्ष 2021-22 में बढ़कर 55.98 लाख हेक्टेयर हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, 17-18 में 54.1 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 55.98 लाख हेक्टेयर हो चुका है। ठीक है, ये चीज आंकड़े को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नलकूप सिंचाई का मुख्य स्रोत है जो कुल सिंचित क्षेत्र के 63.1% की सिंचाई के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो नलकूप सिंचाई प्रमुख स्रोत के रूप में देखा जा रहा है, प्रमुख साधन के रूप में। इसके बाद 31.0% हिस्सा नहरों के पानी तथा तालाब की सिंचाई का 2.2% हिस्सा है। ठीक है, तो पहले यहां क्रम आपसे पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा सिंचाई के साधन में प्रयोग क्या हो रहा है, तो नलकूप जो है ये सबसे ज्यादा 63.1% क्षेत्र पे, और इसके बाद नहरों द्वारा से जो सिंचाई हो रही है, ठीक है, नहरों का जो हिस्सा है 31.0% क्षेत्र पे, और वहीं तालाब का जो हिस्सा तीसरे नंबर पे 2.2% हिस्सा पे, ठीक है, तालाब द्वारा सिंचाई हो रही है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक 4.32 लाख हेक्टेयर सकल सिंचित क्षेत्र रोहतास जिले में था, और सबसे कम 0.25 लाख हेक्टेयर शिवहर जिले में है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा सर्वाधिक 4.32 लाख हेक्टेयर सकल सिंचित क्षेत्र कहां पे है? रोहतास जिले में है। ठीक है, रोहतास जिले में सबसे ज्यादा सकल सिंचित क्षेत्र है, लगभग 4.32 लाख हेक्टेयर। याद रख लीजिए, रोहतास जिले में 4.32 लाख हेक्टेयर सकल सिंचित क्षेत्र है, और सबसे कम कहां पे है? शिवहर जिले में 0.25, ठीक है, लाख हेक्टेयर। ठीक है, ये याद रखिएगा, यहां से आपसे पूछा जा सकता है। विदित हो कि नहरों से सिंचाई के मामले में भी 3.19 लाख हेक्टेयर के साथ रोहतास शीर्ष पर था, जिसके बाद पश्चिमी चंपारण 1.82 लाख हेक्टेयर और औरंगाबाद 1.64 लाख हेक्टेयर का स्थान था।
ठीक है, तो ये कुछ आंकड़े हैं, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं। राज्य में नहरों से कुल सिंचाई में इन तीनों जिलों का संयुक्त हिस्सा लगभग 38.3% है। राज्य में नहरों से कुल सिंचाई में इन तीनों जिलों का संयुक्त हिस्सा कितना है? 38.3% था। ठीक है, ध्यातव्य है कि समस्तीपुर जिले की सर्वाधिक 2.48 लाख हेक्टेयर जमीन नलकूपों से सिंचाई के लिहाज से सुसज्जित थी, जिसके बाद सीतामढ़ी 1.92 लाख हेक्टेयर और नालंदा 1.89 लाख हेक्टेयर का स्थान था। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, बिहार में चरम सिंचाई क्षमता कुल मिलाकर 117.54 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, बिहार में चरम सिंचाई क्षमता कुल मिलाकर 117.54 लाख हेक्टेयर है। राज्य में बृहद और मध्य सिंचाई परियोजनाओं से सृजित सिंचाई क्षमता 2022-23 में 37.38 लाख हेक्टेयर थी। गत वर्ष बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से 25.04 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो पाई है। ठीक है, ये आंकड़े आप ध्यान रखिएगा। वर्ष 2021-22 में लघु सिंचाई की चरम क्षमता 64.01 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से भूतल स्रोतों से सृजित सिंचाई क्षमता 11.18 लाख हेक्टेयर और भूजल स्रोतों से सृजित सिंचाई क्षमता 35.70 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, भूतल भूतल और भूजल दोनों सिंचाई स्रोतों के लिए प्रयुक्त सिंचाई क्षमता 2022-23 में लगभग 90% थी। ठीक है, ये रहा सिंचाई से संबंधित आंकड़ा। ठीक है, इसे एक बार आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग जल जीवन हरियाली अभियान के बारे में। जल संरक्षण और सिंचाई के लिए जल जीवन हरियाली अभियान। ठीक है, हरियाली अभियान का आरंभ बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा 26 अक्टूबर 2019 को किया गया था। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि जल जीवन हरियाली अभियान इसका आरंभ कब किया गया था? तो 26 अक्टूबर 2019 को किया गया था। ठीक है, बिहार में चरम सिंचाई क्षमता, इसके बारे में देख लेते हैं। राज्य में जल स्रोतों के विकास और प्रबंधन के लिए 2022-23 और 2023-24 में अनेक उपाय किए गए हैं। आइए इन उपायों पे चर्चा देख लेते हैं क्या क्या है। जल की उपलब्धता के आधार पर राज्य में बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का एक मिनट, सिंचाई क्षमता के बारे में देख लें जी। राज्य में जल स्रोतों के विकास और प्रबंधन के लिए 2022-23 और 2023-24 में अनेक उपाय किए गए हैं। कौन कौन से? जल की उपलब्धता के आधार पर राज्य में बृहद मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को चरम सिंचाई क्षमता UIP 53.53 लाख हेक्टेयर है। मार्च 2023 तक 37.3 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित हुई थी और 25.04 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता प्रयुक्त हुई थी। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग देखते हैं बिहार में फसल सघनता को बढ़ाने के लिए क्या कुछ कदम उठाया गया है। के लिए कुछ कदम, बिहार सरकार ने बिहार की फसल सघनता वर्तमान में केवल 1.45 ठीक है % है को बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाए गए। इनमें से कुछ का विवरण अग्रलिखित है जी। आइए, पश्चिम कोशी नहर योजना, अब यहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे। पश्चिम कोशी नहर योजना जो है वर्ष 1962 में स्वीकृत कब हुई है? 1962 में स्वीकृत हुई है और वर्ष 1971 से क्रियान्वित पश्चिमी कोशी नहर योजना नेपाल में बहुउद्देशीय परियोजना है जो त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम ठीक है AIBP का हिस्सा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि पश्चिम कोशी नहर योजना 1962 में स्वीकृत हुई है। ठीक है, और 71 से क्रियान्वित हुई है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। परियोजना के तहत 91.83 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर का
35.13 किलोमीटर हिस्सा नेपाल में और 56.70 किलोमीटर, ठीक है, भारत में है। इसका लक्ष्य 803 करोड़ रुपए के परियोजना व्यय से मधुबनी और दरभंगा जिलों में 2,65,265 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित करना है। ठीक है, तो ये इसकी योजना का लाभ है। आगे देखिए, हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना। ठीक है, ये दूसरा क्या है, हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना 7 निश्चय 2 के तहत, ठीक है, 7 निश्चय 2 के तहत इस अग्रणी पहल का उद्देश्य सभी गांवों में असिंचित खेतों को पानी उपलब्ध कराना है। ठीक है, इसके लिए क्षेत्र में काम करके और किसानों से परामर्श करके, ठीक है, उपयुक्त योजनाएं चिन्हित की गई हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कौन कौन सी योजनाएं इसके तहत हैं। इस योजना के तहत सरकार पूरे राज्य में नहर, तालाब और चेक डैम सहित सिंचाई परियोजना का निर्माण, पुनर्निर्माण कर रही है और किसानों को सिंचाई के लिए सब्सिडी पर उपकरण के साथ साथ प्रशिक्षण भी उपलब्ध करा रही है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। नोडल एजेंसी, आइए इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जल संसाधन विभाग नोडल विभाग के अलावा लघु जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग, ऊर्जा विभाग और पंचायती राज विभाग भी चिन्हित योजनाओं को लागू करेंगे। ध्यान रखिएगा कौन कौन सी नोडल एजेंसी है इसके साथ में, तो जल संसाधन विभाग है, इसके अलावा लघु जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग, ऊर्जा विभाग और पंचायती राज विभाग भी चिन्हित इन योजनाओं को लागू करेंगे। जल संसाधन विभाग ने इस पहल के लिए 2023-24 में, ठीक है, 200 करोड़ रुपए का कुल बजट आवंटित किया है। अभी 1173 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जमा किए गए हैं, जिनमें 882 स्वीकृत हुए हैं और 291 योजनाएं प्रक्रिया में दिखाई दे रही हैं। ठीक है जी, प्रक्रिया में हैं या प्रक्रियाधीन हैं जी। 282 स्वीकृत हुए हैं, जिसमें 291 योजनाएं प्रक्रियाधीन हैं। ठीक है जी, ये हो गया। बिहार की प्रमुख नदी परियोजना देख लेते हैं। अब हम बात कर सकेंगे बिहार की प्रमुख नदी परियोजनाओं की। कई बार बीपीएससी में इस परियोजना से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं। गंडक परियोजना। गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। गंडक परियोजना तुरंत पूछेगा, बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना का क्या नाम है। ठीक है, वो है गंडक, क्योंकि अभी अभी आपने देखा कि गंडक नदी ये जो है बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है और इसकी संयुक्त जो है परियोजना के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। यह बिहार के वाल्मीकि नगर के निकट गंडक नदी पर निर्मित है। ठीक है, तो गंडक परियोजना कहां पे है? बिहार के वाल्मीकि नगर के निकट गंडक नदी पर। ये बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना है, इसे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। गंडक परियोजना से 2 नहरें निकाली गई हैं, इसे भी ध्यान रखिए। एक है तिरहुत नहर, पश्चिम की ओर जा रही है। ठीक है, और दूसरा है सारण नहर, ये पूर्व की ओर जा रही है। ठीक है, तो गंडक परियोजना से 2 नहर भी निकाली गई है, तिरहुत नहर और सारण नहर। जो सारण नहर पूर्व की ओर, वहीं तिरहुत नहर पश्चिम की ओर आगे बढ़ रही है। सोन बृहद परियोजना बिहार की प्रथम बृहद सिंचाई परियोजना सोन परियोजना का निर्माण 1874 ईस्वी में डेहरी के पास बारून नामक स्थान पर बांध बनाकर किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बिहार का जो प्रथम बृहद सिंचाई परियोजना है सोन परियोजना का निर्माण जो है 1874 ईस्वी में डेहरी के पास बारून नामक स्थान पर बांध बनाकर किया गया। डेहरी के पास सोन नदी से 2 नहरें निकाली गई। ठीक है, कहां पे? डेहरी के पास सोन नदी से 2 नहरें निकाली गई, पूर्वी सोन नहर तथा पश्चिमी सोन नहर। सोन नहर पर 2 जल विद्युत केंद्र स्थापित किए गए हैं। ठीक है, पहला है डेहरी जल विद्युत केंद्र और दूसरा है वारुण जल विद्युत केंद्र। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछेगा वारुण जल विद्युत केंद्र या डेहरी जल विद्युत केंद्र किस नदी पे स्थापित है, तो आप बताइएगा।
ठीक है, सोन नदी पे है, ठीक है, सोन नहर पे स्थापित, सोन नहर पे है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, वर्ष 1973 में मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश के मध्य सोन नदी से संबंधित जल बंटवारा समझौता किया गया है, ठीक है। बाणसागर जलाशय का निर्माण मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में सोन नदी पर बांध बनाकर किया गया है, ठीक है। तो आप देखिए वर्ष 1973 में मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य सोन नदी से संबंधित जल बंटवारा समझौता किया गया है। बाणसागर जलाशय का निर्माण मध्य प्रदेश के कहां पे है, शहडोल जिले में सोन नदी पर बांध बनाकर किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, बाणसागर जलाशय परियोजना किस नदी पे है, सोन नदी पर, मध्य प्रदेश के, ठीक है, शहडोल जिला में। जो आप देख रहे हैं बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य सोन नदी पे संबंधित जल बंटवारा समझौता में किया गया, ठीक है। मध्य प्रदेश से तीनों, ठीक है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में, ठीक है। तो ये आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश, ठीक है, शहडोल जिला में बाणसागर परियोजना सोन नदी पे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि शहडोल जिले में सोन नदी पर बांध बनाकर किया गया। अब बांध कौन सा था, बाणसागर बांध परियोजना, ये काफी फेमस है, ठीक है। आप जीएस में भी ये पूछा जाता है कि बाणसागर परियोजना किस नदी पे है, सोन नदी पे है, ठीक है। कहाँ पे है, शहडोल जिले में है, एमपी के शहडोल जिले में। किन किन राज्यों की परियोजनाएं हैं, किन किन राज्यों की परियोजनाएं हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि एमपी, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में ये समझौता है। एमपी, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में ये समझौता है 1973 में, ध्यान रखिएगा। बाणसागर समझौते के तहत सोन और उसकी सहायक नदी जो है, नदियों का कुल वार्षिक जल प्रवाह 14,250 लाख एकड़ फीट संभावित है, ठीक है, जिसमें बिहार को 7,750 लाख एकड़ फीट, उत्तर प्रदेश को 1,250 लाख एकड़ फीट और मध्य प्रदेश को 5,250 लाख एकड़ फीट आवंटित किया गया है, ठीक है। तो ये आंकड़े हैं, इसे आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आइए देख लीजिए बिहार की कुल प्रमुख नहरें, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है और इसके बारे में थोड़ा सा इस चीज को देख लीजिए। बिहार की प्रमुख नहरें हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अतिरिक्त कुछ अन्य नहरों का भी बिहार में विकास किया गया है, ये चीज देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। बिहार क्या है, ढाका नहर, पहली ढाका नहर है, ये पूर्वी चंपारण में है। मैचिंग कराने के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ढाका नहर कहां पे है, पूर्वी चंपारण में है। और तिऊर नहर, ये पूर्वी चंपारण में तिऊर नदी पर है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, चंपारण आपने पढ़ा ही है, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, ठीक है। पश्चिमी चंपारण यूपी से सटा हुआ जिला है और पूर्वी चंपारण में दो नहर आपको दिख रही है, ढाका नहर और तिऊर नहर। जो तिऊर नहर है वो तिऊर नदी पे है, पूर्वी चंपारण में। कमला नहर अगला आप देख लीजिए, कमला नदी पर, ये दरभंगा और मधुबनी जिले में है, ठीक है। तो कमला नहर है, कमला नदी पर, दरभंगा और मधुबनी जिले में ये पड़ता है, ठीक है। तो कमला नहर कहाँ पे अवस्थित है, दरभंगा मधुबनी जिले में, ध्यान रखिएगा। तिऊर नहर और ढाका नहर पूर्वी चंपारण में, ठीक। चलिए, सकरी नहर, ये गया और मुंगेर जिले पर है, ठीक है। गया और मुंगेर जिले में सकरी नदी पर सकरी नहर बनाई गई है, ध्यान रखिएगा। मैचिंग करने की यहां से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आगे चलते हैं, जमुना नहर, जमुना नदी के बाईं ओर जहानाबाद जिले में है। ये जमुना नदी के बाईं ओर है, जहानाबाद जिले में जमुना नहर है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, दुर्गावती जलाशय योजना, इसके बारे में देख लेते हैं। दुर्गावती जलाशय योजना कैमूर जिले की सिंचाई योजना है, ठीक है। कैमूर जिले की सिंचाई योजना है। दुर्गावती नदी के कैमूर पहाड़ी से निकलकर कर्मनाशा नदी में मिलती है, कर्मनाशा नदी में मिलती है, ठीक है। दुर्गावती जलाशय परियोजना। आगे हम लोग देखते हैं, ऊपरी क्यूल जलाशय परियोजना क्यूल नदी पर बांध बनाकर निर्मित की गई है, तो ये ध्यान रखिएगा। और बागमती परियोजना के बारे में आइए देख लेते हैं हम लोग, है ना। बागमती परियोजना के अंतर्गत सीतामढ़ी की डाक के पास
रामनगर में बांध बनाकर नहर निकाली गई है। बरनाल जलाशय योजना जमुई जिले की बरनाल नदी पर निर्मित है। ये ध्यान रखिएगा, बरनाल जलाशय, ठीक है, जमुई जिले में, ठीक है, बरनाल नदी पर निर्मित है। सिंचाई परियोजनाओं की प्रकृति, आइए देखिए, बृहद सिंचाई परियोजनाएं, ठीक है, जो 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य क्षेत्रफल, ठीक है, में सिंचाई होती है, उसे बृहद सिंचाई परियोजना कहा गया है। मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2,000 से 10,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के क्षेत्र को, कृषि योग्य क्षेत्रफल को, ठीक है, मध्यम सिंचाई योजना के तहत रखा गया है। आगे देख लेते हैं, लघु सिंचाई परियोजना जो 2,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल तक सीमित है, उसे लघु सिंचाई योजना के तहत रखा गया है। ठीक है, कोसी जल विद्युत परियोजना, भारत और नेपाल के मध्य इस परियोजना के लिए वर्ष 1954 में आपसी सहमति हुई थी। कब? 1954 में इसकी सहमति हुई थी, ठीक है, और 2023, ठीक है, तक चल रहा है, जो भी है। इसके अंतर्गत नेपाल की भीमनगर में कोसी बैराज का, ठीक है, भीमनगर में कोसी बैराज का निर्माण किया गया। ठीक है, इसके अंतर्गत भीमनगर में कोसी बैराज का निर्माण किया गया। इस बैराज का निर्माण 1955 में प्रारंभ हुआ और वर्ष 1963 में पूर्ण हुआ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कोसी बैराज निर्माण 55 में शुरू हुआ था, 63 में पूर्ण हुआ। पूर्वी कोशी नहर मुख्य सिंचाई परियोजना एवं पश्चिमी कोशी नहर मुख्य सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया था। इसका निर्माण कार्य वर्ष 1961 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, किया गया। कोसी पूर्वी नहर विद्युत गृह की स्थापना 1978 में की गई। ठीक है, कोसी पूर्वी नहर विद्युत गृह की जो स्थापना की गई, ये 1978 में की गई, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। गंडक परियोजना के बारे में देख लीजिए। गंडक परियोजना भारत नेपाल की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, ये गंडक नदी वाले चर्चा में आप पहले भी देख चुके हैं कि ये भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के लिए भारत और नेपाल के मध्य दिसंबर 1959 में एक समझौता हुआ था। इस परियोजना के अंतर्गत पश्चिमी चंपारण जिले में पूर्वी जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई है। ठीक है, चंपारण जिले में, ठीक है, जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई है। ठीक है, यह जल विद्युत परियोजना 1964 में प्रारंभ की गई तथा वर्ष 1968 में पूर्ण हुई। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, किस जिले में है? चंपारण जिले में है। पूर्वी चंपारण, सॉरी, ये है पश्चिमी चंपारण जिले में पूर्वी जल विद्युत, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए है ना, इस चीज को पश्चिमी चंपारण जिले में पूर्वी जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई है। ठीक है, पूर्वी जल विद्युत परियोजना पश्चिमी चंपारण जिले में, इसे ध्यान रखिएगा जी। 1964 में प्रारंभ होकर 1968 में पूर्ण हुई। ठीक है, इस परियोजना के तहत गंडक नदी पर 2 सिंचाई परियोजना निर्मित की गई है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। बिहार की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं और उसका जिला मैच करने के लिए आपसे पूछता है, आइए इसको देख लेते हैं। डेहरी है, ये रोहतास, डेहरी जो है रोहतास जिले में है। ठीक है, वरुण है औरंगाबाद में है। वाल्मीकि नगर है पश्चिमी चंपारण में है। कटैया है सुपौल नामक जगह पे है। अगनूर है अरवल नामक जगह पे है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। रोहतास जगह पे क्या है? डेहरी। अगनूर अभी चर्चा हुई, अरवल नामक स्थान पे है। वहीं नासरीगंज जो है रोहतास स्थान पे है। त्रिवेणी पश्चिमी चंपारण, भीखंडी रोहतास में ही है। सेवारी रोहतास, बेलसार अरवल में है। अरवल में है। जौनागरा रोहतास में है। डगमारा सुपौल में है। आइए बाढ़ के बारे में। ठीक है, एक दृश्य आपको दिखाई दे रहा होगा कि बिहार में बाढ़ और कोसी को अभी आपने पढ़ा, बिहार का अभिशाप कहा जाता है और शोक कहा जाता है, और एक बाढ़ का दृश्य आपके समक्ष दिख रहा है। ठीक है, इसके बारे में यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है, आइए देखते हैं। बिहार भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रवण राज्य है। इंपॉर्टेंट हो गया, भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रवण राज्य कौन सा है? बिहार। राज्य में कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कितना है? लगभग 68,800 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है,
तो ये भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रवण क्षेत्र आता है, जो 68.800 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत आता है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर का है। ठीक है, लगभग 73.6% ये भौगोलिक बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का है। ठीक है, जो बाढ़ से प्रभावित होता है। उत्तर बिहार का मैदान जो है, मैदानी भाग बाढ़ के लिहाज से खास तौर पर असुरक्षित है। यहाँ की लगभग 76% आबादी बाढ़ प्रवण है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उत्तरी जो गंगा घाटी का मैदान है, बिहार है, मैदानी भाग है, उसमें लगभग 76% आबादी बाढ़ प्रवण क्षेत्र के तहत आती है। भारत के 400 लाख हेक्टेयर बाढ़ प्रवण क्षेत्र में बिहार के बाढ़ प्रवण क्षेत्र का हिस्सा 17.2% है। ठीक है, तो भारत में जो भी बाढ़ प्रवण क्षेत्र हैं उसमें बिहार जो है 17.2% लगभग हिस्सा प्रवण क्षेत्र का जो है, ये लगभग 2% हिस्सा भाग आता है बिहार का बाढ़ प्रवण के तहत। इसी प्रकार देश की कुल बाढ़ प्रभावित आबादी का लगभग 22.1% हिस्सा बिहार में निवास करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि पूरे भारत में बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में 17.2% हिस्सा बिहार का है, जिसमें कुल आबादी जो पूरे भारत में बाढ़ प्रवण क्षेत्र में जो आबादी निवास करती है उसका 22.1% हिस्सा बिहार में निवास करता है। ये डाटा याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। बाढ़ प्रवण जिले बिहार में कौन कौन से हैं, आइए देख लेते हैं। बिहार के 38 में से 28 जिले बाढ़ प्रवण के तहत आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 38 में 28, 38 में 10 अगर निकाल दिए, 10 केवल सेफ जिले बच रहे हैं, बाकी 28 जिले क्या हैं, ये बाढ़ प्रवण में आते हैं। 28 जिलों में से 15 को अत्यंत बाढ़ प्रवण माना जाता है। ठीक है, जो 28 जिले हैं उसमें 15 अत्यंत बाढ़ प्रवण क्षेत्र के तहत आते हैं। जी, बिहार की जलवायु एवं पर्यावरण, इसके बारे में देख लेते हैं। अक्षांशीय विस्तार के आधार पर बिहार में जो है, या आधार पर बिहार में उपोष्ण जलवायु या बिहार उपोष्ण जलवायु में स्थित है। किस जलवायु में? उपोष्ण जलवायु में स्थित है। बिहार के पूर्वी भाग में आर्द्र जलवायु तथा पश्चिमी भाग में अर्ध शुष्क जलवायु है। ठीक है, तो बिहार के पूर्वी भाग में कौन सी जलवायु है? आर्द्र जलवायु है। वहीं पश्चिमी भाग में अर्ध शुष्क जलवायु है। ये चीज ध्यान रखिएगा। बिहार राज्य की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। कैसी है? मानसूनी प्रकार की। यहाँ वर्षा में 3 प्रमुख मौसम होते हैं। ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून तक, और वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक, और शीत ऋतु मध्य अक्टूबर से। राज्य में सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिम मानसून से होती है। ध्यान रखिएगा, राज्य में जो सर्वाधिक वर्षा है ये है दक्षिणी पूर्वी मानसून से होती है। ठीक है, आपको पता है दक्षिणी पूर्वी मानसून, इसकी 2 शाखाएं यहां से आप देख रहे हैं कि एक शाखाएं दक्षिणी पूर्वी मानसून इधर और एक इधर निकल जाती हैं, तो इधर से आके ऐसे बिहार में सबसे ज्यादा बारिश कराते हैं। ठीक है, तो राज्य में सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। ठीक है, कोपेन, आइए जलवायु वर्गीकरण कोपेन के अनुसार। ठीक है, कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार की जलवायु को CWG मध्य तापीय गंगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं C जो है टेम्परेचर को इंगित करता है, वहीं W जो है ड्राई विंटर को प्रतिबंधित, ठीक है, ड्राई विंटर को इंगित करता है, और वहीं G जो है हॉट समर को इंगित करता है। तो ये CWG जो है मध्य तापीय गंगा तुल्य से प्रदर्शित किया गया है, जिसे 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। किन किन वर्गों में, आइए देख लेते हैं। CWA, ठीक है, तो जो CWA है, यहां भी C है माइल्ड टेम्परेचर से, W ड्राई विंटर से, और A टेम्परेचर से ही है। तो ये देख लीजिए, किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, जोगबनी, अररिया आदि उत्तरी बिहार का जो क्षेत्र है ये CWA के तहत आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और CSA
CS ये जो इंगित करता है, ये ध्यान रखिएगा, C माइल्ड टेम्परेचर की बात हो गई, और वहीं पर S जो है ये सब ट्रॉपिकल, मतलब आप जान लीजिए भूमध्य सागरीय, जिस तरह से सब ट्रॉपिकल भूमध्य सागरीय जलवायु ऐसा कुछ यहाँ पे दिखाई देगा आपको। और ये आप देख रहे हैं कि सब ट्रॉपिकल जलवायु यहाँ पे दिखाई देगी, और मेडिटेरियन, ये यहाँ पे मेडिटेरियन का जो है प्रतिनिधित्व करता है। तो ये ऐसा भूमध्य सागरीय टाइप का यहाँ पे मौसम पटना और गया, मुंगेर, जहानाबाद आदि दक्षिण बिहार का क्षेत्र है। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। आइए जलवायु परिवर्तन के बारे में देख लेते हैं। बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, इसका क्षेत्रफल क्या है, 94,163 वर्ग किलोमीटर है, और यह उपोष्ण क्षेत्र में, किस क्षेत्र में आता है, उपोष्ण क्षेत्र में अवस्थित है। यहां नम उपोष्ण जलवायु है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जाता है कि बिहार का मौसम कैसा है, नम उपोष्ण जलवायु यहाँ पे पाई जाती है, उपोष्ण क्षेत्र में आता है, और इसकी क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आइए जलवायु परिवर्तन के मामले में बिहार में वर्ष 2018-19 जलवायु परिवर्तन को मुख्य धारा में लाने वाला वर्ष, ठीक है, रहा है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के मामले में बिहार में वर्ष 2018-19 वाला जलवायु परिवर्तन को मुख्य धारा में लाने वाला वर्ष रहा है। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन इंगित कब किया गया, 2018-19 वाला क्षेत्र टाइमिंग। ठीक है, सबसे पहले यह पर्यावरण और वन विभाग का नाम बदलकर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग कर दिया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जलवायु परिवर्तन के मामले में बिहार में वर्ष 2018-19 में जलवायु परिवर्तन को मुख्य धारा में लाने वाला वर्ष रहा है। ठीक है, हाँ, जलवायु परिवर्तन से संबंधित 2018-19 में चेंजिंग हुई है। क्या चेंजिंग हुआ है, तो यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले पर्यावरण एवं वन विभाग का नाम बदलकर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग नाम कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसे याद रखिएगा जी। आपदा प्रबंधन के बारे में देख लेते हैं। बिहार के 38 में से 28 जिले बाढ़ प्रवण क्षेत्र हैं, अभी अभी चर्चा हुई है, और 33 जिले सिस्मिक जोन 3rd और 4th और 5 में आते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, यहां भूकंप वाला भी मामला है, जिसमें भूकंप जोन 3rd, 4th और 5 के तहत आते हैं। दक्षिण बिहार के 8 जिले गया, नौदा, जमुई, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, कैमूर और बांका अत्यंत सूखा प्रवण है। ध्यान रखिएगा, सूखा प्रवण क्षेत्र के तौर पे दक्षिणी बिहार के 8 जिले हैं, गया, नवादा, जमुई, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, कैमूर और बांका, ये सूखा प्रवण के तहत आते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा।